आज कॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम था, इसीलिए कॉलेज से लौटते वक्त ऋतिक को बहुत देर हो गई थी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वो बस स्टॉप की तरफ जाने लगा, मगर शहर से गांव में जाने वाली बस जा चुकी थी। ऋतिक का मन थोड़ा खराब हो गया था, मगर फिर उसने सोचा कि प्रैक्टिकल का एग्जाम तो अच्छा गया है, अगर कोई गाड़ी या साधन नहीं मिला तो एक काम करूंगा, मैं आज शहर में ही रुक जाऊंगा। घर में फोन करके उसने बस ना मिलने की खबर बता दी थी। कुछ देर बस स्टॉप पर खड़े रहकर वो किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक खड़े रहने के बावजूद भी उसे कोई भी साधन नहीं मिला तो वो हताश होकर एक होटल गया और अपने लिए खाना पैक करवाया और वो उस रात को गुजारने के लिए कोई लॉज की तलाश करने लगा। एक लॉज के बाहर उसे एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक बुजुर्ग भिखारी दिखाई दिया। उसके शरीर पर काफी ज्यादा घाव के निशान थे और उन घावों में से खून बह रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, होठों पर सफेद पपड़ी की परत और पेट धंसा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं हो। ऋतिक ने उसे एक नजर से देखा तो वो ऋतिक को मुस्कुराते हुए अपने हाथों से अपने करीब बुलाने का इशारा करने लगा। ऋतिक ने एक बार तो उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि उसके हाथ में जो खाना है वो उसके लिए ही उसे बुला रहा होगा, मगर वो बुजुर्ग भिखारी दोबारा ऋतिक को ऋतिक के नाम से बुलाने लगा। ऋतिक ने जब अपना नाम उस व्यक्ति के मुंह से सुना तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि उसे मेरा नाम कैसे पता। ऋतिक की शक्ल देखकर वो भिखारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने ऋतिक से कहा, ऋतिक मुझे खाना नहीं चाहिए। ऋतिक अब बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, आखिर उसे उसके मन की बात कैसे पता चल गई। उस भिखारी ने कहा, रोजाना मैं तुम्हें यहाँ से आते जाते देखता हूँ। इस बस स्टैंड पर न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं, मगर न जाने क्यों तुमसे एक अलग सा लगाव हो गया है मुझे। ऋतिक को भी न जाने क्यों उसकी बातों से एक अपनापन सा लगने लगा और वो उसकी तरफ खींचा चला गया। उस भिखारी ने कहा, क्या तुम आज ही अपने गांव जाना चाहते हो? उस भिखारी की बात सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उस भिखारी ने कहा, देखो अभी 10 बज रहे हैं, 11 बजे एक बस हर रोज तुम्हारे गांव की तरफ निकलती है। बस वो इस बस स्टॉप पर रुकती नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए उस बस को रोक दूंगा। ऋतिक ने कहा, मगर मुझे तो ऐसी कोई भी बस के बारे में नहीं पता। उस भिखारी ने कहा, बहुत कम लोगों को उस बस के बारे में पता है। देखो तुम ठीक 11 बजे यहाँ पर आ जाना। उस भिखारी की बात सुनकर ऋतिक ने सोचा कि 11 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा तो लगभग 1 बजे तक अपने गांव पहुँच ही जाऊंगा। रात को यहाँ रुकने से भी कोई मतलब नहीं है। ऋतिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ 3-4 लोग पहले से ही मौजूद थे। थोड़ा सा आगे वो बढ़ा ही था कि उसके हाथ में जो खाने की पैकेट थी उसे देखकर उसे याद आया कि अब मुझे तो भूख नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं घर जाकर ही खाना खा लूंगा और इस खाने को मैं उस बुजुर्ग भिखारी को ही दे देता हूँ। ये सोचते हुए ऋतिक पलट कर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। ऋतिक हैरान था कि इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, 11 बजे जब मैं उससे मिलूंगा तब दे दूंगा। ठीक 11 बजे ऋतिक उस बस स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन वो बुजुर्ग अभी भी ऋतिक को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही उसे एक बस आती हुई नजर आई और बस की गंतव्य स्थान पर उसके गांव का ही नाम लिखा हुआ था। बस बहुत ही ज्यादा पुरानी सी थी, मगर कोई और साधन न होने के कारण ऋतिक तुरंत ही उस बस में चढ़ गया। बस में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था कि बस में बैठे हुए सभी लोग सो रहे हैं। ऋतिक ने एक खाली सीट देखकर उस पर बैठ गया। बस चलने लगी। रास्ता खराब होने की वजह से बस में बहुत झटके लग रहे थे, मानो जैसे सड़क बहुत ही उबड़ खाबड़ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। शायद बस पुरानी थी इसीलिए झटके लग रहे थे, वरना गांव की सड़क तो बिल्कुल अच्छी थी। ऋतिक के पास की सीट पर एक महिला बैठी हुई थी, जिसने गांव की महिला की तरह कपड़े पहने हुए थे। घाघरा, उसके साथ ओढ़नी और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और चांदी के बड़े बड़े हार, और वो घूंघट ओढ़े हुए थी। एक नजर उस औरत को देखने के बाद ऋतिक खिड़की से बाहर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बस में बर्फ की सीलियां रख दी गई हो। पूरे बस का तापमान गिर चुका था। उसे लगा कि खिड़की से आ रही ठंडी हवा के कारण उसे ऐसा लग रहा होगा।
उसने तुरंत ही खिड़की को बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करके कुछ देर आराम करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे ऐसा लगा मानो बस की छत पर कोई था। ऋतिक ने जब अपनी आंखें खोली तो वो उसे देखकर घबरा गया। बस की सारी सवारी उसके आसपास खड़ी थी और उसे घूर रही थी। उन सभी की आंखें बहुत ही ज्यादा लाल थी और वो सब लोग मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकाल रहे थे। जो महिला ऋतिक के पास वाले सीट पर बैठी थी वो बस की छत से उल्टी लटकी हुई थी और घूंघट हट जाने की वजह से उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। सभी लोग इतने भयानक थे कि मानो सब मिलकर ऋतिक को अभी ही कच्चा चबा जाएंगे। ऋतिक ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब बस की छत से आने वाली आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। ऋतिक ने दोबारा अपनी आंखें खोलकर देखा तो अब उसके आसपास कोई भी नहीं था। सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, मगर उन लोगों को जैसे उस आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक से बस रुक गई और एक बुजुर्ग नीचे उतर गए। ऋतिक को लगा कि शायद उनका स्टॉप आ गया है, इसीलिए वो नीचे उतर गए हैं। उसने देखने की कोशिश की कि इस वक्त कौन सा गांव आया है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस जंगलों के बीचों बीच रुके हुए थे। ऋतिक को थोड़ी सी हैरानी हुई कि इतने घने जंगल के बीच वो बुजुर्ग इंसान क्यों उतरा। उस बुजुर्ग इंसान के उतरने के बाद भी बस आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर बस को चालू करने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद कुछ परेशानी आ जाने के कारण बस चालू नहीं हो पा रही थी। ऋतिक जब ड्राइवर की सीट की तरफ देखता है तो वो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर तो कोई था ही नहीं। फिर भी बस को चालू करने की कोशिश की आवाजें आ रही थी। उसके पूरे शरीर में झरझराहट सी होने लगी। उसने बस में बैठे सभी यात्रियों की तरफ देखा तो कोई भी बस के अंदर नहीं था। परेशान होकर वो कहने लगा, कहाँ गए सब लोग? अभी तो सब यहीं बैठे थे। वो घबराते हुए बस से नीचे उतर गया। जैसे ही वो नीचे उतरा उसने देखा कि वही बस स्टैंड वाला बुजुर्ग भिखारी वहाँ पर खड़ा है और ऋतिक को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर ऋतिक के मुंह से चीख निकल गई। उस भिखारी ने कहा, ऋतिक तुम बस से नीचे क्यों उतरे? वापस बस में जाओ। तभी ऋतिक ने कहा, लेकिन बस में कोई भी नहीं है और आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? उस भिखारी ने कहा, तुम मेरी छोड़ो, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ तुम बस उतना ही करो। वापस बस में जाकर बैठ जाओ ऋतिक, वरना तुम हमेशा के लिए इन जंगलों में फंसे रह जाओगे। उस भिखारी के कहने पर जैसे ही ऋतिक बस में चढ़ा तो उसने देखा कि सभी लोग बस में बैठे हुए थे। वो डरते हुए अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गया और बस चालू हो गई। ऋतिक ने डरते हुए खिड़की से पीछे की ओर देखा तो वो भिखारी जोर जोर से चीख कर बोल रहा था, ये बस जन्म और मृत्यु का चक्र है ऋतिक। कई लोग इसके बंधन में बंधे हुए हैं और जो इसका सफर आधा अधूरा छोड़ देते हैं फिर वो लोग बस भटकते ही रह जाते हैं, जैसे कि मैं भटक रहा हूँ और इस जंगल में और भी कई सारे लोग भटक रहे हैं। मुझे पता है कि हम सबको मुक्ति तुम्हारे द्वारा ही मिलेगी, इसीलिए मेरी बात मानो, बिना डरे हुए अपने सफर को पूरा करो। तुम्हें डराने की भरपूर कोशिशें की जाएगी, लेकिन तुम डरना मत और अपने सफर को पूरा करना। ये कहते हुए वो बुजुर्ग भिखारी वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही बस चली, बस में बैठे हुए सारे यात्री ऋतिक के आसपास आकर दोबारा खड़े हो गए। ऋतिक डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति की बातें याद आई कि उसने कहा था, तुम्हें डराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम्हें बिना डरे इस सफर को पूरा करना है। ऋतिक ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब भी ऋतिक के कानों में अजीब अजीब भयानक आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गहरी सांसें ले रहा हो। ऋतिक के मन में अब डर बहुत ही ज्यादा गहरा होता चला जा रहा था, मगर उसके कानों में उस भिखारी बुजुर्ग की आवाज भी गूंज रही थी कि उसे इस बस का सफर हर हाल में पूरा करना ही है। अब ऋतिक डर के मारे पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो जल्दी से जल्दी अपने गांव के आने का इंतजार करने लगा। डर के मारे कुछ पल के लिए ऋतिक बेहोश हो गया। जैसे ही ऋतिक बेहोश हुआ, उसने देखा कि वो एक कच्चे रास्ते पर सड़क पर नीचे गिरा हुआ था। उसने अपने आसपास देखा
तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके शरीर पर कुछ चोटें भी आई हुई थी। तभी ऋतिक ने देखा कि वो पुरानी बस जिसमें वो अभी अभी बैठा था वो उसकी आंखों के सामने से गुजरती है और जाकर एक खाई में गिर जाती है। और उस बस के पीछे वो बुजुर्ग भिखारी भी भाग रहा था और वो भी भागते भागते खाई में गिर जाता है। ऋतिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी अचानक ऋतिक की आंख खुलती है और वो देखता है कि चलती हुई बस अचानक से रुक गई है। ऋतिक ने जब खिड़की से बाहर देखा तो हल्का हल्का सुबह का उजाला हो रहा था और वो बस उसके गांव के बस स्टॉप पर ही रुकी थी। उसने देखा कि वो बस पूरी तरह से खाली थी। उस बस में कोई भी मौजूद नहीं था। वो डरते हुए नीचे उतरा तो सामने वही बुजुर्ग भिखारी खड़ा था। उस भिखारी ने कहा, ऋतिक, आज तुम्हारी वजह से मैं, ये बस और बहुत सारे लोग मुक्त हो गए हैं। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ ऋतिक। ऋतिक उनसे कुछ पूछे कुछ समझे उससे पहले ही वो बुजुर्ग भिखारी ऋतिक को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो बस भी अचानक हवा में कहीं गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से ऋतिक को वो बस कभी भी नजर नहीं आई। इस सारी घटना के बारे में ऋतिक ने अपने गांव जाकर गांव वालों को बताया और अपने परिवार को बताया। तब ऋतिक को कुछ लोगों से पता चला कि दरअसल वो बस एक छलावा है जो बहुत ही कम लोगों को नजर आती है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग उस बस के छलावे में फंस जाते हैं वो कभी भी जिंदा लौट कर नहीं आते। उनकी मौत हो जाती है क्योंकि वो डर के मारे वो सफर पूरा तय नहीं कर पाते और उनकी आत्मा भी उन लोगों के साथ जंगल में और उस बस में भटकती रह जाती है। लेकिन तुम बहुत किस्मत वाले हो ऋतिक कि तुम उस बस का सफर पूरा करके जिंदा बच गए और यहाँ तक कि तुमने उस सफर को पूरा करके उस बस के छलावे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। ये कहानी 20 साल पुरानी है। इसका मुख्य किरदार है विहान, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर रांची जा रहा था। विहान का परिवार अपने बुआ के गांव रांची पहुंचा ही था कि उसे बहुत जोरदार प्यास लग गई। तभी विहान के पापा ने कहा, रुको बेटा, मैं भी पास की दुकान से पानी की बोतल लाता हूँ। तभी उन सब लोगों ने देखा कि वहाँ बगल में ही कुछ भीड़ नजर आ रही थी। वहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी थी। वहीं पास में सड़क पर एक ठेला था जहाँ पर औरतों के श्रृंगार वाला सामान बेचा जा रहा था। विहान ने चुपके से सबसे नजरें चुराते हुए वहाँ से एक हाथ का कंगन उठा लिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तब तक विहान के पापा सभी को बुलाने लगे। विहान ने जल्दी से उस कंगन को अपनी जेब में रखा और वहाँ से चल दिया। अपनी बुआ के घर पहुँचने के बाद विहान सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। घर वालों को लगा कि विहान ने रोड पर पड़ी उस महिला की लाश को देखा है, शायद इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। विहान का ध्यान अभी भी उस हाथ के कंगन पर जा रहा था। वो बार बार उस कंगन को देखता और अपने कमरे में जाकर उसे कांच की तरफ देखता, पहनने लगता और मुस्कुराने लगता। उसकी ये हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब विहान कमरे के अंदर उस कंगन को पहनकर खड़ा था तो उसका मन करने लगा कि वो पूरी तरह से एक लड़की बन जाए। उसे देखना था कि अगर वो लड़कियों की तरह साज श्रृंगार करे तो वो कैसा लगेगा। इस बात को लेकर वो अपनी कजिन रिया के पास गया और उसे कहने लगा कि मुझे लड़कियों की तरह सजने संवरने वाला सारा सामान चाहिए, तो मुझे साड़ी, लिपस्टिक, बिंदी सब कुछ ला कर दो। रिया उसकी बात सुनकर हंसने लगी और उसने भी हंसी मजाक में बुआ के कमरे से जाकर उसे साड़ी और लिपस्टिक लाकर दे दी। अब विहान उन सारी चीजों को लेकर तैयार होने लगा। वो लिपस्टिक लगाने लगा, बिंदी लगाने लगा और मुस्कुराने लगा और लड़कियों की तरह हरकतें करने लगा। तभी रिया के पापा उस कमरे में आ गए। जब उन्होंने विहान को ऐसी हरकतें करते हुए देखा और रिया से इस बारे में पूछा तो रिया ने कहा कि उसने ही बुआ के सजने संवरने का सामान विहान को दिया है। उसके बाद रिया के पापा उस पर गुस्सा करने लगे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। रिया रोते हुए कहने लगी, पापा, विहान ही लड़की बनना चाहता था और वो ही मुझे कब से परेशान कर रहा था कि उसे ये सारी चीजें चाहिए।
उसके बाद रिया के पापा ये सारी बात विहान के पापा से कहते हैं। ये बात सुनकर विहान के पापा को भी बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर विहान को एक खींचकर थप्पड़ लगा देते हैं। विहान अब अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उसके कमरे के दीवार पर उसे एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे वो परछाई विहान की तरफ आने लगी थी। विहान उस परछाई को देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगा। विहान उठकर कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि जैसे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। विहान अब डर के मारे चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, मानो कोई विहान को पुकार रहा हो। विहान जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर उसी औरत की लाश नजर आती है जिसे उसने रोड पर देखा था। वो लाश देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे देखकर विहान बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी बेड के नीचे से वो मरी हुई औरत रेंगते हुए विहान के पास आने लगती है। विहान उस लाश को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उस डर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत बेहोश हो जाता है। अगले दिन से ही विहान के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। अब वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। वो कभी अपनी बुआ की साड़ी पहन लेता, कभी लिपस्टिक और बिंदी लगाकर सजने संवरने लगता और पूरा दिन बस अपने आप को सजाता रहता। और विहान बस एक ही बात बोलता रहता कि अब उसका नाम विहान नहीं है, अब उसका नाम अनन्या है। कभी कभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता था। वो घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता और अचानक डरा डरा सा महसूस करने लगता। एक दिन विहान रोते रोते अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं अनन्या हूँ और मुझे हर जगह शैतान नजर आते हैं। माँ, वो शैतान आकर मुझे मार देंगे। उसने कहा कि उस शैतान के पैर उल्टे हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं और उनमें खून लगा हुआ है। उनका चेहरा भी बिल्कुल काला है, उनके मुंह से खून टपकता है। माँ, लंबे लंबे बाल है और वो सब मिलकर मुझ पर हमला करना चाहते हैं। विहान के घर वालों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है और वो ये कैसी बातें कर रहा है। विहान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो हर दिन अनन्या बनकर अपना साज श्रृंगार करता रहता था। यहाँ तक कि कितनी बार कमरा बंद करके नाचता गाता रहता, गुनगुनाता रहता। विहान के घर वालों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और विहान को इन सब चीजों से बाहर कैसे निकाला जाए। अब उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को इन सब से बाहर कैसे निकाले। विहान के पापा भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद उन सब लोगों ने मिलकर विहान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ की कि मेरा बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या इसका कोई उपाय है? जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से वो इस तरह से बर्ताव कर रहा है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि वो अपने आप को अनन्या कहता है, लड़कियों की तरह साज श्रृंगार करता है। तभी विहान के पापा को गांव के कुछ लोगों से पता चला कि उस दिन सड़क पर उन्होंने जिस औरत की लाश देखी थी, उस औरत का नाम भी अनन्या ही था। अनन्या एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मना कर दिया और यहाँ तक कि अनन्या की हत्या करके उसे रोड पर फेंक दिया। सारे गांव वालों को ये बात पता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। इस बात को सुनकर विहान के पापा चौंक भी गए और अब उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा, क्योंकि विहान अपने आप को अनन्या ही कहता था। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। क्या उन्हें बहुत देर हो गई है? क्या वो अपने बच्चे को अब कभी बचा नहीं पाएंगे? क्या वो अपने बच्चे को इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल पाएंगे? यही सब सोचते हुए वो अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वो घर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि विहान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है।
तभी अचानक विहान को कमरे के अंदर ऐसा लगा जैसे शैतान उसे मारने के लिए दरवाजे पर आ गए हैं। वो वही शैतान थे जिनके उल्टे पैर, बड़े बड़े दांत, हाथ में बड़े बड़े नाखून, खून से सने हुए कपड़े और काला चेहरा था। इस सारे दृश्य को देखकर विहान बहुत ज्यादा घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर घर वाले भी दरवाजे पर आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तो घर वालों ने उस कमरे के दरवाजे को तोड़ा और जैसे ही वो अंदर घुसे तो विहान का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था और उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। उसके घर वाले तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि विहान को जिंदा बचाया जा सके। जब तक कि अंदर विहान का इलाज चल रहा था, तब तक विहान के पापा ने अनन्या की कहानी उनके फैमिली को बताई। सभी घर वाले इस बारे में सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी उन्हें ये भी समझ आया कि विहान के पास जो हाथ का कंगन है वो भी शायद अनन्या का ही है। उसके बाद उन्होंने उस कंगन को एक काले कपड़े में बांधा और जहां अनन्या की लाश को दफनाया गया था वहीं ले जाकर उस कंगन को भी दफना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। विहान अब बिल्कुल ठीक हो गया था। विहान को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अनन्या के बारे में भी कुछ याद नहीं था और उसके घर वाले भी उसे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताते थे। उसके कुछ दिनों बाद वो लोग शहर वापस चले जाते हैं। थोड़े समय बाद वो लोग दोबारा रांची आते हैं अपनी बुआ के घर। उनकी बुआ के यहाँ एक फंक्शन था। सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। विहान की मम्मी किचन में विहान के लिए दूध बना रही थी, लेकिन जैसे ही विहान की मम्मी दूध का ग्लास लेकर विहान के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि विहान लड़कियों की तरह बर्ताव कर रहा है। उसने दोबारा लिपस्टिक और बिंदी लगाकर खुद को लड़कियों की तरह सजा लिया है और फिर अचानक विहान अपनी माँ की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। मेरी गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं अपने मामा के घर छुट्टियां मनाने अपनी मम्मी के साथ गया था। हम सब लोग मामा के घर पहुंचकर आराम करने लगे। दोपहर का खाना खाया और पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और मैं सो गया। रात को जब मेरी नींद खुली तो उस समय रात के 9 बज रहे थे। मेरी मम्मी, मामा, मामी और उनके बच्चे सभी लोग घर के पीछे आंगन में थे। मैं जब सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले ताड़ के पेड़ के ऊपर कुछ बहुत तेजी से हिल रहा था, जबकि हवा या आंधी कुछ भी नहीं चल रही थी। मैंने आसपास के और भी पेड़ों को देखा, मगर वो सब शांत थे, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। फिर एकाएक मैंने देखा कि ताड़ के पेड़ से एक सफेद आकृति नीचे उतर रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। उसके बाद मैं तेजी से उठा और आंगन में मम्मी के पास चला गया। वहाँ सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैं भी जाकर वहाँ बैठ गया और थोड़ी देर पहले हुई घटना को भूलकर उन सब लोगों के साथ बैठकर बातें करने लग गया। मेरे मामा के यहाँ कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी मेरे साथ, इसीलिए अब मैं थोड़ी देर पहले हुई घटना को पूरी तरह से भूल गया। अब रात के 10:30 बज गए थे। सब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। मैं अपने छोटे मामा के लड़के के साथ छत पर सोने के लिए चला गया, क्योंकि आमतौर पर गाँवों में लाइट की भी बहुत समस्या होती है और ज्यादातर सब छत पर ही सोते हैं। हम लोग छत पर लेट गए। थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी और पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। अचानक रात के लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली। नींद खुलने की वजह वो भयंकर आवाज थी जो छत के दूसरे कोने से आ रही थी। मैं उठ गया और मैंने मेरे भाई की तरफ देखा, लेकिन वो तो बहुत आराम से सो रहा था। मैंने सोचा ये आवाज कैसे आई और मैं उठकर उस कोने की तरफ गया। एकाएक मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। शायद मैंने जो देखा था उसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैंने देखा कि मेरा भाई जो अभी सो रहा था वो छत के दूसरे कोने में बैठा है और उसका सिर उसके हाथों में है और उसकी आंखें सिर से बाहर निकलकर आग के गोले की तरह मेरी तरफ देख रही है और जीभ बाहर निकली हुई है।
ये सब देखकर मैं वहाँ से भागना चाहता था, मगर उसके हाथ जो कि अब पंजे की तरह हो चुके थे, मेरी गर्दन को पकड़ लेते हैं। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा भाई था। वो मुझे कह रहा था, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? अब मैं हैरान था और काफी डरा हुआ भी था, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी अभी देखा मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरा भाई यहाँ है तो वो कौन था, और अगर वो सपना था तो मेरी गर्दन किसने दबाई? मुझे अभी तक अपनी गर्दन पर दर्द हो रहा है। मैं इसी सोच में चुपचाप अपने भाई की तरफ लगातार देखते जा रहा था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उसके बाद मैंने अपने भाई को उस घटना के बारे में तुरंत बता दिया, मगर उसने कहा कि ये बस एक सपना था। वो मुझे तसल्ली दे रहा था, मगर मैं तो सच जानता था कि वो कोई सपना नहीं था। फिर किसी तरह डरते डरते मैंने वो डरावनी रात गुजारी। सुबह काफी देर तक मैं सोता रहा। फिर मेरी मम्मी की आवाज से मेरी नींद खुली। मेरी मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आज तुम इतनी देर तक सो रहे हो, रात में नींद नहीं आई क्या? मगर मैं अपनी मम्मी की किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से उठकर चला गया और नीचे आकर रात वाली घटना को सोचने लगा। नहा धोकर मैं बरामदे में जाकर सब लोगों के बीच में बैठ गया, लेकिन तभी मेरी नजर मशीन वाले कमरे में गई, जो कि उसी ताड़ के पेड़ के ठीक बगल में था। वहाँ से दो आंखें मुझे लगातार घूर रही थी। उन आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अब मेरी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई और मैं चुपचाप वहीं खाट पर लेट गया। मैंने फिर से उस कमरे की तरफ देखा, पर तब वहाँ पर कोई भी आंखें दिखाई नहीं दी। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया हो। मैं बहुत जोर से चिल्लाया। सब लोग मुझे देखने लगे, लेकिन तभी अचानक सभी लोग मुझसे दूर जाने लगे। उन सब लोगों की आंखों में खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने बहुत जोरदार तमाचा मारा है। मैं जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन मेरी चीख सुनकर सभी लोग डरने लगे और पीछे हटने लगे। सब लोगों के डरने और दूर हटने की वजह वो आवाज थी, वो भयंकर शब्द थे, मैं सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। और जोरदार डरावनी हंसी गूंज गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास कोई औरत मौजूद है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, बस उसकी डरावनी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और कौन थी वो। कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत सा हो गया। इधर मेरी माँ और मामी दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। मेरी मम्मी मुझे बार बार पूछ रही थी, तुम ही बोले थे ना लड़की की आवाज में, बताओ तुम ही थे ना? ऐसा बोलकर वो खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। मैं खुद भी हैरान था कि मैं तो सिर्फ जोर से चिल्लाया था, मैं कुछ बोला नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरे मामा आए और मुझसे पूछने लगे कि कहीं मैं डरा तो नहीं था। तब मैंने पिछली रात वाली सारी बात अपने मामा जी को बता दी कि जब मैं छत पर था तो रात को मैंने भाई का सिर उसके हाथों में देखा और ताड़ के पेड़ से उतरती हुई उस आकृति के बारे में भी मैंने उन्हें बताया। सब लोग मुझे बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो चुड़ैल मैं ही हूँ। खैर फिर शाम हो गई और इस बीच मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं अजीब तरीके के सपने देख रहा था, जैसे कोई अनजान औरत मेरे मुंह पर रजाई डाल रही है और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। डर के मारे मेरी नींद खुल जाती और मैं उठकर बैठ जाता। जैसे ही मैं नींद से उठा तो मैंने देखा कि मेरी मामी मेरे कमरे के दरवाजे पर ही बैठी है और उनके बाल उनके चेहरे पर आए हुए हैं। मैंने 2-3 बार मामी मामी आवाज लगाई, लेकिन मामी चुप थी। मुझे लगा कि मामी शायद बैठी बैठी सो गई है। शाम के 6:30 बज रहे थे। हल्का अंधेरा हो चला था, इसीलिए उतना समझ में ही नहीं आ रहा था कि मामी बैठे बैठे क्या कर रही होगी। मैं उठकर मामी के पास जाने लगा। जैसे जैसे मैं मामी के पास जा रहा था, एक जले हुए मांस जैसी बदबू तेज आने लगी थी। मैं जैसे ही मामी के पास पहुंचा और मामी को हल्का छूकर मैंने आवाज लगाई, मेरी सांसें रुक गई। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी।
मामी की आंखें एकदम सफेद थी, आंखों में से काली पुतली गायब थी। हाथ और पैर की उंगलियां खतरनाक पंजों में बदल गई थी। एकाएक मामी ने तेजी से मेरी गर्दन पकड़कर मुझे दूर फेंक दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी माँ और बाकी सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे। मुझे होश में आया देख सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तभी मेरे बड़े मामा आए और उन्होंने एक ताबीज मेरे गले में बांध दिया। लेकिन जैसे ही वो ताबीज मेरे गले में पड़ा, न जाने मैं अजीब हरकतें करने लगा। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, पर मेरी माँ और सभी घर वालों ने बताया कि मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा और मैं एक औरत की आवाज में कहने लगा कि मैं सबको मार दूंगी और इस लड़की को तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मेरे मामा एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आए। उन तांत्रिक बाबा ने उस चुड़ैल को वश में करने की कोशिश की और उससे पूछा कि आखिर उसने मेरे शरीर पर कब्जा क्यों किया है। वो तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल से पूछने लगे कि वो मुझे परेशान क्यों कर रही है, क्यों वो सबको मारने की धमकी दे रही है, क्यों वो मुझे जान से मारना चाहती है। सारे लोग काफी डरे हुए थे और सब लोग बस जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी वो चुड़ैल अपनी भयानक आवाज में बोली कि यहाँ पर आने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक बगीचे में खेल रहा था। वहाँ किसी ने काला जादू का सामान नीचे रास्ते पर फेंका हुआ था और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना व्यस्त था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया और उस काले जादू पर मेरा पैर पड़ गया था और उसी वजह से वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे आमंत्रित हो गई थी। उस चुड़ैल ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, इस लड़के के आमंत्रण से आई हूँ। इस लड़के ने उस काले जादू पर पैर रखा था और इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सब सुनकर मेरी माँ और सारे घर वाले जोर जोर से रोने लगे और उसके सामने भीख मांगने लगे कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसकी क्या गलती है, उसने जो किया वो अनजाने में किया। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने अपनी पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और उस चुड़ैल को अपने वश में करके मेरे शरीर को उस चुड़ैल से मुक्त कर दिया। मैं तो उस भयानक औरत से बच गया, लेकिन उसके कई महीनों बाद तक भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही। उसके बाद से आज तक मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूँ। रास्ते पर चलते वक्त भी मेरी नजर सिर्फ सड़क पर रहती है कि कहीं मैं ऐसी किसी चीज पर दोबारा पैर ना रख दूं और कहीं दोबारा मेरी जान पर ना बनाए। मेरे साथ हुई उस घटना को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। ये कहानी है एक भूतिया स्कूल की, जो पहले खूबसूरत अच्छा स्कूल हुआ करता था। फिर एक दिन अचानक एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी कि वक्त के साथ धीरे धीरे ये स्कूल एक भूतिया स्कूल में बदल गया, जहाँ जाने से हर कोई डरता है। कई लोगों का मानना है कि ये स्कूल बेचैन आत्माओं द्वारा प्रेत बाधित हो चुका है, जो कई लोगों की मौत का कारण भी बन चुका है। वहाँ के आसपास रहने वालों का कहना था कि इस स्कूल से रात को अचानक से रोने, चिल्लाने और फुसफुसाने की आवाजें आती है, जैसे कोई जीता जागता स्कूल चल रहा हो, पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। ये चीजें किसी को भी डरा सकती है। यही वजह है कि इस स्कूल के अंदर जाने वाले सभी लोग हार्ट अटैक से मारे गए हैं, जिसकी असली वजह डर ही था। तो चलिए जानते हैं इस भूतिया स्कूल की कहानी। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ कोई एक खूबसूरत स्कूल हुआ करता था और इस स्कूल में लगी आग ने कई छात्रों और शिक्षकों के जीवन को खत्म करते हुए इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। उस भयानक दिन के बाद से वो स्कूल पूरी तरह बदल गया। हालांकि घटना के 1 साल बाद स्कूल की मरम्मत हुई, उस स्कूल को दोबारा ठीक किया गया, नए बच्चे फिर से स्कूल पढ़ने आने लगे, पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सभी लोग इस बात से अनजान थे। पहली घटना घटती है एक दिन। हर दिन की तरह सभी अपने काम में व्यस्त थे, सबके क्लास चल रहे थे। तभी इंग्लिश टीचर गर्ल्स वॉशरूम में जाती है। पहले तो उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी उस टीचर को बाथरूम में से नल से किसी के हाथ धोने की आवाजें आने लगती है। टीचर को लगता है कि शायद कोई स्टूडेंट होगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब ये घटना दोबारा हुई तो टीचर ने इस बार भी उसे नजरअंदाज कर दिया
यही घटना जब तीसरी बार घटी तो टीचर ने सोचा ऐसा रोज रोज कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता। टीचर ने जब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कुछ मिनट के लिए वो बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उस बाथरूम में कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी नल अपने आप चालू हो रहा था, बंद हो रहा था। कुछ देर बाद जब वो टीचर शांत हुई तो सोचने लगी हो सकता है कि ये नल ही खराब होगा, और यही सोचते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके बाद टीचर ने स्टाफ से प्लम्बर द्वारा नल ठीक करवाने को कहा, पर उनको ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि उस बाथरूम से किसी लड़की के ही हाथ धोने की आवाज क्यों आ रही थी, क्योंकि ये संभव नहीं था। उस दिन से वो टीचर भी बहुत बीमार रहने लगी और डरी डरी सी रहने लगी। लेकिन उस वॉशरूम में उसने क्या देखा, उस बारे में उसने किसी को नहीं बताया। दूसरी घटना तब होती है जब एक दिन लंच छुट्टी में क्लास 6 के सभी बच्चे बाहर चले गए थे। दोपहर का समय था। जब क्लास में बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि सभी के बैग बेंच से अदला बदली हो गए थे, तो कुछ बच्चों के बैग बेंच से नीचे गिर गए थे। सब बच्चे हैरान थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। सभी ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, उन्हें लगा कि किसी बच्चे ने ही बदमाशी की होगी। ये सोचकर सभी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। इसी तरह एक दिन लंच छुट्टी के दौरान जब क्लास में कोई नहीं था तो क्लास के अंदर से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। उसी वक्त हिंदी टीचर वहाँ से गुजर रही थी, उन्होंने भी रोने की आवाज सुनी। जब क्लास के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। टीचर हैरान और परेशान होने लगे कि आखिर ये सब कैसे संभव हो सकता है। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे स्कूल बच्चों से लेकर टीचर और स्टाफ सभी को ऐसा कुछ आभास होने लगा जो बहुत ही अजीब था, जो सोच से परे था। सभी को इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ टीचरों ने सही अनुमान लगाया कि शायद पिछले साल की दुर्घटना में मरे बच्चों की आत्माएं यहाँ पर मौजूद है, जो हमें किसी न किसी माध्यम से पता चल रही है। ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। प्रिंसिपल को भी पता था कि वो अब इस बात को ज्यादा दिन तक दबा कर नहीं रख पाएंगे और एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। किसी तरह वहाँ के प्रिंसिपल ने उस स्कूल को 1 साल तक तो चलाया, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उस स्कूल को बंद करना पड़ा। इसके बाद वो स्कूल दोबारा कभी नहीं खुला और उसे पूरी तरह से एक भूतिया स्कूल का नाम दे दिया गया। 15 सालों के बाद एक राजीव नाम का युवक वहाँ पर आता है। वो जब छोटा था तो वो उसी स्कूल में पढ़ा करता था। वो इस खंडर पड़े स्कूल के आसपास की कहानियों से चिंतित था और रहस्य के बारे में गहराई से जानना चाहता था। वो अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और एक दृढ़ संकल्प के साथ उस स्कूल की जांच करना शुरू कर देता है। जैसे ही राजीव ने उस पुराने स्कूल में कदम रखा, उसे हवा में ठंडक महसूस हुई। हल्का सा प्रकाश टूटी हुई खिड़कियों के माध्यम से अंदर आ रहा था। वहाँ के गलियारों में कुछ भयानक परछाइयां दिखाई दे रही थी। वो स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई उसे देख रहा है। उसकी खाली क्लासेस और सुनसान हॉल अतीत की यादों से जुड़े हुए थे। राजीव ने अपनी खोजबीन शुरू की, कक्षाओं और हॉल में प्रवेश किया जो लंबे समय से खाली पड़े हुए थे। जैसे ही राजीव क्लास 6 और रूम नंबर 6 पर पहुंचा, तो उसे फुसफुसाते हुए और किसी के बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई दी। राजीव उस आवाज का पीछा करते हुए क्लास के अंदर घुस गया। जैसे ही वो क्लास के अंदर गया तो तापमान में भारी गिरावट आ गई और वातावरण एक अन्य उपस्थिति के साथ भारी हो गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कई सारे लोग एक साथ उसे देख रहे हैं, पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद जब वो और अंदर गया तो उसे कई सारे बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगी। वो देख पा रहा था कि उनके चेहरे उदासी और लालसा से भरे हुए थे। उनकी आवाज बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राजीव को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तभी अचानक से बच्चों के बेचैन होने की और तड़पने की आवाजें उस स्कूल में गूंजने लगी। राजीव ने ये महसूस किया कि ये उन्हीं बच्चों की आत्माएं हैं जो आग में जलकर मर गए थे और हमेशा के लिए इन स्कूल की दीवारों के अंदर फंस गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राजीव अभी तक उस स्कूल से बाहर नहीं आया था। तभी कुछ लोगों ने सोचा कि आखिर राजीव को क्या हुआ, वो अभी तक उस स्कूल से बाहर क्यों नहीं आया, और अगर बाहर आया था तो बिना बताए चला कैसे गया। उसके बाद कुछ लोग डरते हुए उस स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर राजीव की लाश पड़ी थी। उस लाश की हालत बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं।
उसके बाद वो राजीव की लाश लेकर बाहर आते हैं। वहाँ पर राजीव ने कैमरा भी फिट किया था। वो लोग उस कैमरे को भी अपने साथ ले आते हैं। जब वो लोग उस कैमरे को पीसी में कनेक्ट करके उसमें जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसे देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी परछाइयाँ दिखाई देती है। वो स्कूल के बच्चों की और स्कूल के शिक्षकों की परछाइयाँ थी और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वहाँ पर अजीब अजीब चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें भी गूंज रही थी। अचानक से एक बच्चे की भयानक परछाई उस कैमरे के सामने आती है और वो कैमरा बंद हो जाता है। इसके अलावा उन लोगों को और कुछ पता नहीं चल पाता। राजीव अपने स्कूल को आत्माओं से मुक्त करवाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, बल्कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और अब वहाँ रहने वाले सभी लोगों का डर यकीन में बदल गया था कि वो स्कूल वाकई भूत प्रेतों से युक्त है और जो भी उसके आसपास भी भटकेगा उसकी जान जाना तय है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ऐसी ही और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।